हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर जो हम लोगों ने कंसेप्ट स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, वो था कंसेप्ट ऑफ फोर्स या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये एग्जैक्टली उस पॉइंट का रिवर्स है कि जैसे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ सिमिलर ग्राउंड पर रिवर्स चीज देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता था। तो उसके आप लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। फिर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद होगा सबको, म्यू नॉट आई वन आई टू पाई आर वॉज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अट्रैक्टिव कब होता है, रिपल्सिव कब होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इस पर क्वेश्चंस का सीक्वेंस चल रहा था। आज हमें ये जो बिगनर बॉक्स नंबर कौन सा है, ये 5 की थ्योरी शायद, हाँ। 4 तक तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। 5 की थ्योरी है। तो बिगनर बॉक्स 5 से रिलेटेड आज हम लोग ये इतना पोर्शन कवर करके फिर वो होमवर्क में दे देंगे आपको। तो दिन की स्टार्टिंग करनी है आपको इस क्वेश्चन से। क्या ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था कल आपको? हम्म। चलो, क्या आंसर आया? देखो, हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए, बताते हैं। इस वायर को एक काम करते हैं, जो स्क्वायर फ्रेम दिख रहा है आपको, स्क्वायर फ्रेम ए बाई ए का, इसको मैं 4 पोर्शन में ब्रेक कर देता हूँ। 4 कौन से पोर्शन हैं? पहला है ये पोर्शन, ये पोर्शन जो ब्लू कलर में है। बताओ, ये दोनों वायर्स अब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? दो लाइक डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F1। ये फोर्स होगा अट्रैक्टिव। इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F1। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, एक फोर्स जो है ना वो, ये ऊपर जो वायर दिख रहा है आपको, इस पर भी लगेगा। पर इस पर जो फोर्स लगेगा और इसके ठीक नीचे ये जो एक और एलिमेंट आपको दिख रहा है, इन पर जो फोर्स लगेगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगे आप सोचो। इस पे वैसे हम लोग अगला क्वेश्चन करने भी वाले हैं। ये देखो, अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, सिर्फ इस अकेले इंडिपेंडेंट पोर्शन पे कितना फोर्स है, पर आप डायरेक्शन वाइज देख सकते हो। इसके डिफरेंशियल एलिमेंट पर, इसके डिफरेंशियल एलिमेंट पर जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके डिफरेंशियल एलिमेंट पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो F2 और F4 होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। F2 और F4 जो होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब बचा एक और फोर्स F3। ये F3 पर ध्यान दो। और कैंसिल क्यों होंगे ये अपन अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, भी एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अभी वैल्यू कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो F2 F4 एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट से, तो इसके कारण इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा, और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F3 कैंसिल नहीं होगा। F3 कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि F1 ज्यादा होगा, F3 कम होगा। F3 रिपल्सिव होगा। F1 अट्रैक्टिव है, F3 रिपल्सिव है, पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कैंसिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। F1 F3 का फोर्स कैंसिल नहीं होंगे। चलो, अब हम F1 की बात करते हैं। F1 के लिए क्या करोगे बताओ? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी। ये देखो कहाँ गया, ये रहा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स है, आपको निकालना है कितने लेंथ पर, ए लेंथ पर, तो इंटू ए। और फोर्स कैसा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब नेगेटिव एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट। और वैसे ही F3 कितना होगा?
F3 की वैल्यू होगी नॉट I1 I2 बाय D प्लस ए, डिस्टेंस हो गया D प्लस ए, यहाँ से लेकर उस वायर तक का डिस्टेंस होगा D प्लस ए, और ये होगा पर यूनिट लेंथ है तो ए लेंथ पर इतना और टुवर्ड्स राइट क्योंकि रिपल्सिव था। रिजल्टेंट क्या आएगा, F1 माइनस F3 टुवर्ड्स लेफ्ट। सिंप्लीफाई करने पर ये फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब वो वायर इस स्क्वायर फ्रेम को अपनी तरफ डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा। देख लो इसमें किसी को कुछ डाउट हो और बाकी लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसी का एक्सटेंशन है, अब एक सिंगल वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड करेंगे। जिसे वायर पैरेलल है तो हमने फोर्स निकाल लिया, अब अगर परपेंडिकुलर रखे हैं तो कैसे फोर्स निकालते हैं वो हम देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है ये तो आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर में तो हमने मेन डायग्राम ही बनाया था। इनवर्ट्स कैसे भूल जाते हो, मुझे नहीं समझ में आता, ये देखो ये तो हमने मेन डायग्राम में ही बनाया था ना। अरे भाई, पढ़ तो चुके हैं पूरा का पूरा, ये देखो ना यही तो क्वेश्चन है। आज बस मैंने आपको एक तरह से ये मान लो कि ये स्क्वायर फ्रेम रख के दे दी इसकी जगह। क्वेश्चन में मैंने कुछ नया नहीं करा है इसमें, देखो ये क्वेश्चन है। और मैग्नेटिक फील्ड भी आगे तक सर्कुलर होती जाएगी ना, वो बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे और बड़े सर्कल बनते जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। ये है इनटू द प्लेन, ठीक है। अभी तो डाउट नहीं किसी को इसे किसी भी पोर्शन में। अब आओ, अब हम आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का जो अभी हमने करा वो देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, पैरेलल के लिए तो कर लिया हमने, अब परपेंडिकुलर के लिए ट्राई करो, मतलब सिर्फ इस सेगमेंट पे फोर्स निकालना है आपको, इस वायर के कारण सिर्फ इस सेगमेंट पे आपको फोर्स निकालना था।
डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, उस पे फोर्स निकालना है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे। प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही जाता है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे और नेट फोर्स होगा उन सबका एडिशन। क्या रिजल्ट आ रहा है आंसर? चलो ट्राई करके देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले वायर से जाते हैं कितने डिस्टेंस पर? फर्स्ट वाले वायर से हम जाते हैं एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर, चले जाओ आर डिस्टेंस पर जाओ। और याद है इसकी लेंथ है टोटल एल, है ना। और डी आर लेंथ का एक एलिमेंट ले लो, ये स्मॉल एलिमेंट ले लो। अब ये जो फर्स्ट वायर है ना, फर्स्ट वायर के कारण इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगी? इनवर्ड्स होगी। सोच लो इनवर्ड्स नहीं होगी, अभी बताया था, किसी ने डाउट पूछा था हमने बताया था, फील्ड इनवर्ड्स होगी। चलो सिर्फ ये बताओ कि इस पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी? इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई आर। और इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये जो स्मॉल वायर दिख रहा है, जो स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट दिख रहा है, सिर्फ इस डिफरेंशियल एलिमेंट फोर्स बताओ कितना होगा? आई एल बी। इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स कितना होगा जिसकी लेंथ है डी आर और इसमें करंट है आई टू, तो इस पे फोर्स होगा स्मॉल फोर्स डी एफ। डी एफ होगा आई टू इंटू डी एल। डी एल की जगह क्या लिखूं? डी आर, है ना। आई एल बी। बी कितना है? इतना है। ठीक है, आई टू इंटू एल इंटू बी। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। म्यू नॉट आई वन आई टू बाहर निकाल दो, टू पाई बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ डी आर बाय आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? इस पे लिमिट होगी, बताओ, डी से
फाइनल लिमिट क्या होगी, डी प्लस एल, क्योंकि वो वहाँ पे एल लेंथ लिखी थी मैंने, क्वेश्चन में देखना ध्यान से, मैंने एल लेंथ लिखी थी, डी से डी प्लस एल। अब ये इंटीग्रेशन केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग वाला केस हो जाएगा ये, म्यू नॉट 1/2 एल एन डी प्लस एल बाई डी। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसे नोट कर लिया जाए जल्दी से। वो डी प्लस टू नहीं है, डी प्लस एल है वो, डी प्लस टू दिख रहा है क्या आपको? वो डी प्लस एल है ना, एल लेंथ थी ना टोटल वायर की। ये जो लिमिट होगी वो इनिशियल पॉइंट सी से फाइनल पॉइंट डी तक होगी। ये वायर की टोटल लेंथ क्वेश्चन में देखना एल लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई थी, ये देखो एल लिखी हुई है, तो टोटल डी से डी प्लस एल। इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं रखेंगे इसको। इसको आपको डिराइव ही करना है, अगर याद रख पाते हो तो ठीक है। अब ये ट्राई करो।
बिल्कुल सही, हमें कंसिडर करना है एल इफेक्टिव। ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना था, आंसर जल्दी आ जाना चाहिए था। कम लोगों ने आंसर दिया है, ये एल इफेक्टिव हो जाएगा। और बी कहाँ है? इनसाइड है। एल इफेक्टिव इस डायरेक्शन में है, और क्योंकि बी इनसाइड है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो आई एल बी साइन 90 डिग्री। बी की वैल्यू, आई की वैल्यू, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो बी आई एल के एल से आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 5 न्यूटन। अब यहाँ आपको दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ है स्मॉल ए, जिसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और इसमें से करंट पास कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर जो लूप है इसमें से करंट पास कर रहा है आई। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। मुझे फाइंड करना है इस पर नेट कितना फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही। सिर्फ कितने लोगों ने? एक, दो, तीन और ये चार लोगों ने आंसर बताया है जो बताना चाहिए था। अरे सॉल्व ही नहीं करना, आंसर जीरो आएगा। ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने। क्लोज लूप कैसा भी हो, कैसे भी शेप का हो, अगर क्लोज लूप है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है, तो एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स भी जीरो ही आएगा। तो रिजल्ट होगा जीरो। इसका आंसर बताओ चलो। इसका आंसर, इसको नोट मत करना क्वेश्चन को। इसका आंसर भी जीरो। क्यों जीरो? क्यों? अगेन क्लोज ज्योमेट्री है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है, और करंट यहाँ से आके पूरा लूप कंप्लीट कर रहा है, तो नेट फोर्स विल बी जीरो। अब इसका आंसर जीरो नहीं होगा। ये नया क्वेश्चन ना, देखो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब ये नया क्वेश्चन आया है, ये आपको सॉल्व करना है। पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। सुनो ध्यान से। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, और इसके बाद क्या होगा बताओ? करंट को डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से लीव कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा, करंट डिवीजन लगेगा, उसके बाद दो सेगमेंट्स होंगे। अब फोर्स निकालो, इसमें नॉन जीरो फोर्स होगा। करो ट्राई अब।
वेट कर रहा हूँ मैं सही आंसर का। अब आंसर आने लग गए हैं सब लोगों के। देखते हैं। देखो, इसमें हमें ये तो पता है कि करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे करंट एंटर करता है तो पहला पार्ट जो होगा ये ऊपर फ्लो करेगा। ये एक पूरा सेगमेंट बन रहा है। इसमें मैं मान लूँ करंट है I1। इसमें मैंने मान लिया कि करंट डिवाइड होके गया I1। और दूसरा पोर्शन कौन सा होगा? दूसरा पोर्शन होगा ये वाला, जो आपको ये नीचे दिख रहा है। इसमें करंट जाएगा I2। नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स तो दोनों पे लगेगा, मतलब थोड़ा सा फोर्स वो ऊपर वाले सेगमेंट पे लगेगा, ये ग्रीन वाले सेगमेंट पे, बचा हुआ इस पे लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, ग्रीन वाले सेगमेंट को सिर्फ इंडिपेंडेंटली देखो तो आप क्या करते? उसकी इफेक्टिव लेंथ लेते। इफेक्टिव लेंथ होती फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो उसका मतलब उसकी जगह में एक वायर मानता जिसमें करंट है I1 और जिसकी लेंथ है A। स्क्वायर की वजह से हमने लेंथ नहीं दी, पर स्क्वायर फ्रेम की लेंथ आप मान लो A है, मतलब साइड लेंथ A/A है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर इसको इफेक्टिव लेंथ लेता तो मैं इस पूरे जो तीन ऊपर के वायर्स हैं उसको रिप्लेस करके सिर्फ नीचे इनिशियल पॉइंट P से फाइनल पॉइंट Q तक एक सिंगल वायर मान सकता हूँ। P से Q तक इफेक्टिवली मैं इसको एक सिंगल वायर मान सकता हूँ। इसमें करंट है I1। फिर दूसरा ये जो नीचे वायर है उस पर भी तो फोर्स निकालना है। उसमें करंट कितना है? उसमें करंट है I2। इस पे भी फोर्स निकालना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझ में आ रही है, इन दोनों को अगर मैं नेट में देखूं तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों की जगह एक ही वायर रखा है इफेक्टिवली P से Q। इफेक्टिवली P से Q एक ही वायर रखा है, जिसकी लेंथ कितनी है A, और जिसमें करंट है I नेट इक्वल टू I1 + I2। अच्छा, I1 + I2 तो वैसे ही I नेट होगा जो क्वेश्चन में दिया था मैंने। तो लिख दो उसको I1 + I2 इक्वल टू I, और इसकी लेंथ है A, वो जो मुझे क्वेश्चन में देनी चाहिए स्क्वायर A/A का देना चाहिए था, है ना। स्क्वायर के डायमेंशंस मुझे मेंशन करने चाहिए थे, मैं A/A कर देता हूँ इसको। ठीक है। अच्छा अब बताओ फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा I × L × B। ये रिजल्ट आ गया डायरेक्ट। डायरेक्शन बता दो कहाँ होगी। बी इनसाइड है, एल इधर है, तो L × B अपवर्ड्स। बिल्कुल, तो इसमें डायरेक्शन है अपवर्ड्स। इसमें देखो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी। काफ़ी लोग करंट निकालने बैठ गए थे I1 I2 की वैल्यू पर। थोड़ा सा आगे का इसमें विजन रखते तो आपको समझ में आता कि इसमें I1 और I2 निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। डन। फिर ये ट्राई करो।
आंसर क्या है? एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है अभी तक, सही आंसर आया है वो भी। पर एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है, वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करा करो यार। अभी तो आराम से क्वेश्चन लिख रहे होंगे आधे लोग। धीरे धीरे लिखते हो। जल्दी बताओ इसका आंसर। आंसर आना चाहिए आई लैम्डा बी, सिंपल बात है। ये जो कर्व दिया हुआ है आपको, वेव वाला कर्व हो गया, एक तरह से वेव टाइप का कर्व हो गया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन पॉजिटिव जेड। और आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर फाइंड करना है बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू लैम्डा। इतने पोर्शन ऑफ द वायर पे फाइंड करना है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डायरेक्टली ये यूज करेंगे, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वेवलेंथ के इक्वल। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा। तो फोर्स हो जाएगा आई एल बी, एल की जगह लैम्डा। एल इधर है और बी आउटवर्ड। अच्छा, डायरेक्शन कहाँ होगी? जरा राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से डायरेक्शन निकाल के बताओ। एल इफेक्टिव पॉजिटिव एक्स में है। बी इफेक्टिव, जो बी की वैल्यू है वो पॉजिटिव जेड में दिया हुआ है, बी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ मान लो। तो कहाँ डायरेक्शन आएगी, डाउनवर्ड्स आएगी। बिल्कुल सही। राइट हैंड पाम रूल, डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। अब आपके लिए आज एक होमवर्क है, मतलब आज मतलब इस वीकेंड तक, क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी है। और संडे शायद मेरे ख्याल से एक ही टेस्ट है ना आप लोग का इस बार। कितने हैं, एक या दो हैं, जितने भी हैं, बट होमवर्क जरूर कर लेना ये फिर। हाँ। तो टाइम निकाल कर, और कुछ एक असाइनमेंट भी फॉरवर्ड कर दूंगा मैं फिर। तो वो भी करना है वीकली असाइनमेंट के फॉर्म में। तो ज़्यादा होमवर्क दे नहीं रहा हूँ। सिर्फ एक बिगनर बॉक्स 5 जिसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। कल तक शायद बिगनर बॉक्स 4 डिस्कस हो गया था, बिगनर बॉक्स 5 जिसका कंसेप्ट हम लोग अब ये कंप्लीट कर चुके हैं, वायर पर फोर्स। इसके बेस पर बिगनर बॉक्स 5 12-15 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। 40-45-50 मिनट्स का टाइम निकाल के कर सकते हो इजीली। अच्छा, सॉल्यूशन मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया, हाँ एक और चीज़ याद आ गई मुझे। सॉल्यूशंस मैंने पहले ही पोस्ट कर दिए हैं एक्सरसाइज तक के। तो जब भी मैं सॉल्यूशन पोस्ट करता हूँ उसे डाउनलोड करके एक अलग ही आप लोगों का लैपटॉप में, जहाँ भी आप फोल्डर बना के रखते हो, प्रॉपर्ली उसको सेव करके रख लिया करो। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बार किसी की रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो वाला पर्टिकुलर उसका सॉल्यूशन सेट चाहिए या कैपेसिटर का चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे जैसे जो कॉमन ग्रुप होता है हमारा उसमें से आते जाता है, वो हम फॉरवर्ड करते आते हैं, फिर क्या होता है कि वो चीज़ें कई बार डिलीट हो जाती है हमारे एंड से। तो फिर आपको उसको सेव करके रखना है, आपके पास है ना, उसको प्रॉपर्ली सेव करके रखना है, या फिर ग्रुप के अंदर आपको दिख जाएगा, ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, पर बेटर है कि सेव करके उसको एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख लो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में? कुछ याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट, माइनस क्यू प्लस क्यू डी डिस्टेंस। डाइपोल निकाला था हम लोगों ने, क्यू इंटू डी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब उसी तरह से हम लोग बात करेंगे आज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। पर कई बार क्या होता है, म्यू में कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए कुछ लोग एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे दोनों रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, बहुत सारे बुक्स में आपको म्यू मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में आपको एम मिलेगा, दोनों रिप्रेजेंटेशन से करेक्ट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जिसको हम लोग इन शॉर्ट मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। अब इसकी थ्योरी समझो क्या है। कोई भी करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव कर रहा है। देखो, जैसे मान लो एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे ये सर्कुलर कॉइल याद है आप लोगों को? सर्कुलर कॉइल की फील्ड निकाली थी हम लोगों ने, और ये फील्ड का डायग्राम बनाया था मैंने। ये जो फील्ड का डायग्राम है, इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि एक एंड जो है इफेक्टिवली नॉर्थ, और दूसरा एंड इफेक्टिवली साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। देखो, एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि बार मैग्नेट की फील्ड लाइन भी ऐसे दिखती है जिसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और वही हमने लिखा है कि हर एक करंट कैरिंग लूप एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इफेक्टिवली उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। उसकी फील्ड ही ऐसी बनती है कि अब वो आपको एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह दिखाई देगा। अब मान लो मुझे इसका डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, किसका? ये कॉइल का। कॉइल का मुझे डायपोल मोमेंट डिफाइन करना है, फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर था, मैग्नेटिक डायपोल भी वेक्टर होगा। दूसरा, अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आई इंटू ए। आई करंट है और ए एरिया ऑफ लूप है। जिसे आप मान लो इसका निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या करूंगी बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की, जैसे वहां करते थे क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इंटू एरिया। एरिया कौन सा लेना है? ये वाला एरिया लेना है जो एंक्लोज किया है उसने, समझ में आ रहा है? एरिया एंक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया कवर्ड बाय द लूप, एरिया ट्रैप्ड बाय द लूप जो उसके अंदर का एरिया है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू ए। वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको डायरेक्शन के साथ लिखने का अगर मन हो रहा है तो आई इंटू ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। पर फिर यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल का मॉडिफाइड वर्जन। यहाँ पे आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेनी है वो मैं बता देता हूँ। देखो, आपका राइट हैंड लो और राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो करंट के साथ साथ। राइट हैंड की फिंगर्स लो और उसको कर्ल करो करंट की डायरेक्शन के साथ साथ। तो जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा, थंब इनवर्ट जा रहा है, अगर थंब इनवर्ट जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? वो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा? जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इस केस में वैल्यू कितनी आएगी? आई इंटू ए। आई इंटू ए में आई तो एज इट इज, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू हो गई, ये इतनी वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इनटू द प्लेन। देखो, अगर फिर भी किसी को राइट हैंड थंब रूल ऐसे क्लियर नहीं होता तो मैं एक डायग्राम और बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये लूप है, करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट जा रहा है। अब बताओ क्या करेंगे? राइट हैंड लो और राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। ये देखो, फिंगर्स को मैं कर्ल कैसे कर रहा हूँ? करंट की डायरेक्शन के साथ साथ कर्ल कर रहा हूँ। सर्कुलर लूप में देखो, जिस डायरेक्शन में करंट कर्ल हो रहा है मैं उसके साथ साथ फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मुझे बताएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। वैसे देखो, कंफ्यूज मत हो, ये एक्चुअली पता है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है। इसके लिए नॉर्थ पोल या फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? और ये अपन कर चुके हैं सर्कुलर कॉइल में। याद है सर्कुलर कॉइल में फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होती थी, यहाँ पर नॉर्थ पोल ऊपर जाता था, फील्ड ऊपर जाती थी, यही वही रूल है। बस आज मैंने उसी से एरिया को डायरेक्शन दे दी और एरिया से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन मिल गई। अच्छा, यूनिट बताओ सी क्या होगी? करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे? मैं लिख देता हूँ, एरिया के लिए एल स्क्वायर और करंट के लिए एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो पहले इतना नोट करते हैं, इतना एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये डायग्राम ही बनाना है ना साथ में, आपको ध्यान रखना।
करो, नोट करो।
देखो अब इसको हम एलिब्रेट करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन के फॉर्म में देना था, बट मैं आपको एक बार खुद ही सॉल्व करके बताता हूँ, ये फिर आपको क्वेश्चंस में दे दूंगा आगे। या ट्राई करो, चलो एक पार्ट में बता देता हूँ, दो पार्ट बाकी के ट्राई करना। एक वायर था, इसकी लेंथ एल थी। ये देखो, वायर की लेंथ एल है, और उसको मैंने बेंड करा है इन फॉलोइंग शेप्स में। पहली बार मैं स्क्वायर में बेंड करा, दूसरी बार ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीसरी बार सर्कल में। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, करंट आई के लिए हर एक पोर्शन में, जैसे तीनों पार्ट्स हैं ए बी और सी पार्ट्स में, मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्टार्ट करता हूँ चलो मैं ए पार्ट से। ए पार्ट में आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करो कि इसकी साइड लेंथ या इसका एरिया कितना होगा। साइड लेंथ कितनी होगी पहले ये बताओ। साइड लेंथ होगी L/4। देखो इसको बेंड करो तो साइड लेंथ होगी L/4। और एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर, दैट इज L² by 16। और अगर एरिया L² by 16 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I × A, दैट इज I L² by 16। और डायरेक्शन बताओ, इसके लिए नॉर्थ पोल कहाँ होगा, नॉर्थ पोल इनवर्ड्स होगा, तो इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड कहाँ होगा, इनवर्ड्स इनटू द प्लेन। राइट हैंड का फिंगर्स घुमाओ, कर्ल करो, थंब अंदर जा रहा है, इनवर्ड्स। समझ में आया आपको क्या करना है। तो जल्दी से बीओसी पार्ट भी करके बताओ, फिर मैं सॉल्यूशन तो है ही वैसे बता दूंगा, पर पहले आप बीओसी पार्ट भी करके देख लो प्रैक्टिस के लिए। इस तरह से नोट करना कि आपको नीचे लिखने के लिए इजी हो जाए ना, तीनों के नीचे लिखते आना लाइन से। तो ए बी ओ सी पार्ट आपको उनके नीचे ही सॉल्व करने हैं। आंसर आ गया। चलो देखो, ये आंसर्स आने चाहिए थे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमने करके बता दिया था अभी। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में साइड लेंथ, साइड लेंथ कितनी हो जाएगी L/3, साइड लेंथ हो जाएगी L/3, को लिख देते हैं L/3। और एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से जब आप एरिया निकालोगे आपको एरिया मिलेगा इतना। और इसमें आपको क्या करना है, सिंपली I × A में L² की वैल्यू A² की वैल्यू रखनी है। A की वैल्यू कितनी होगी L/3, तो A² की वैल्यू हो जाएगी L² by 9, 9 4 36, तो नीचे आ जाएगा 36। ये रिजल्ट आ रहा है। शायद वो इतना क्लैरिटी में नहीं हुआ है लिखा हुआ, पर दिख रहा होगा √3 I L² by 36। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में किसी को डाउट है तो पहले ये बताओ, फिर हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे। सेकेंड पार्ट सबका आंसर आ गया था। किसी को डाउट सेकेंड पार्ट में, ट्रायंगल वाले पार्ट में डाउट।
एरिया, एरिया गलत लिखा है ट्रायंगल का ऐसा। अरे भाई, अब भाई आपको ट्वेल्थ में मैं कैसे सिखाऊंगी, या देख लेता हूँ, मैं भी हो सकता है गलत टाइप हो, पर देख लेता हूँ ये ए। अभी केस में क्या बताऊँ मैं आपको, बताओ क्या कैसे क्या बताऊँ इसमें, ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, अभी ये 30 डिग्री होने के बाद ये हो जाता है ए कॉस 30। और ये बेस है, हाफ बेस इंटू हाइट करो, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या करूँ बताओ मैं आपका। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या करेंगे अब। सी पार्ट में लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के इक्वल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर निकालना है, आपको ही करना है, अब आर निकालना है, आर निकाल के यहाँ रखना है, एरिया मिलेगा। और आई इंटू ए सॉल्व करोगे तो आई एल स्क्वायर बाय 4 पाई आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबका आंसर आ गया होगा इसका। ठीक है, नोट कर लिया। करंट की डायरेक्शन का रोल ये है, करंट की डायरेक्शन का रूल ये है कि इसके हेल्प से आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के हेल्प से आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मिलेगी। ये करंट की डायरेक्शन का रूल है, देखो यहाँ आपका करंट की डायरेक्शन का रूल दिखा। इसके हेल्प से हमने राइट हैंड को घुमाया। करंट की डायरेक्शन का रूल होता है राइट हैंड को घुमाने के लिए यूज होता है वो। और उसके हेल्प से जहाँ थंब जाता है, थंब की डायरेक्शन में क्या होता है, थंब की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन के हेल्प से डिसाइड करेंगे हम। जैसे एग्जांपल, यहाँ देखो, करंट अगर ऐसे जा रहा था, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो नॉर्थ पोल ऊपर था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर था, है ना। अगर करंट यहाँ पे ही ऐसे जाता होता ना, तो फिर ये क्या हो जाता, नॉर्थ पोल नीचे आ जाता, और ये नॉर्थ हो जाता, ये साउथ हो जाता, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता। ये रोल होगा करंट की डायरेक्शन का। ठीक है, आओ अब हम लोग ये टेबल कंप्लीट करें, और इसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे। क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले, मेरे ख्याल से याद ही होंगे। उसका डायपोल मोमेंट हुआ करता था, बताओ कितना हुआ करता था। Q इंटू डी। डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसका कितना होगा डायपोल मोमेंट, यहाँ जो अपन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें भी ध्यान रखना, अगर एन टर्न से तो क्या करूंगा मैं, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रही है बात। अभी अपन ने सिंगल टर्न के लिए देखा, जैसे मान लो यही बात करते हैं चलो, ये सर्कुलर कॉइल है, सिंगल टर्न की बात करी मैंने। अब अगर सिंगल टर्न की जगह एन टर्न्स होते तो क्या होता, जैसे मान लो एक की जगह 2 टर्न्स होते, तो आपको समझ में आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। दो की जगह 3 टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होती चली जाएगी, तो जितने टर्न्स होंगे उससे मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे एन इंटू आई इंटू ए। अच्छा इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कहाँ होती थी इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती थी फ्रॉम -Q टू +Q। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगता था, इलेक्ट्रिक डायपोल पे याद है कुछ, 0 लगता था, मैं लिखवाया था, एक पे क्यू ही आगे एक पे क्यू ही पीछे। वैसे ही यहाँ पर नेट फोर्स याद है, मैग्नेटिक डायपोल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 लगता था। क्वेश्चन ही आज बताए थे 2-3, जिसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखवाया था हमने। टॉर्क याद है, पी क्रॉस ई। टॉर्क पता है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी पता है वहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी पता है यहाँ पे। अब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहा हूँ।
स्टैंडर्ड रूल पता है क्या फॉलो कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड रूल में ये फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे जितने भी फॉर्मूले हैं सब अपने आप मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैं क्या यूज़ करूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूज़ करूँ, प्रोवाइडेड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करूँ, और कहीं कहीं पर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो उसकी जगह मुझे क्या यूज़ करना है, म्यू 0/4 पाई, या इनडायरेक्टली ऐसा बोल दो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह मुझे म्यू 0 यूज़ करना है। सिंपल सी स्टोरी बता रहा हूँ। ये याद रखो, कुछ और बात याद रखो, तो आपको सारे फॉर्मूले याद हैं ऑलरेडी। अगर इतना ही याद है आपको, तो फिर तो कहना ही क्या, सारे फॉर्मूले आप खुद ही लिख दोगे। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर्मूले लिखने में, आपको खुद ही सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। चलो फिर भी टेबल तो कंप्लीट कर देता हूँ मैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, आपको वर्क डन याद है? रोटेटिंग द डाइपोल वर्क डन कितना यूज होता था, कितना वर्क डन होता था? मैं याद दिलाता हूँ, देखो। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल होता था θ1 से θ2 जाने में पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल करते थे। वैसे ही यहाँ पे वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल क्या होगा, या एक काम करूँ, मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको इनिशियल लिख देता हूँ। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। ये ज़्यादा सही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल। वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, एम बी कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। एक्चुअल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन याद है आपको? एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, फॉर्मूले याद है? अरे वाह, फॉर्मूले याद है, गुड। चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसमें एक्चुअल पोजीशन पे फॉर्मूला या होता था के, के की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज है, 2 kp/r क्यूब लिखा है, देखो मैंने लिखा है इनडायरेक्टली, मैंने तो वही है 2 kp/r क्यूब, और कुछ नहीं लिखा है, अलग से कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा है 2 kp/r क्यूब। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, फील्ड अलोंग द एक्सिस म्यू 0/4 पाई इंटू 2m वेक्टर/r क्यूब। वैसे ही यहाँ पे फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस याद है आपको? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जिसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते थे, वो होता था याद है? एंटी पैरेलल होता था, -kp/r क्यूब। तो -kp/r क्यूब में ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -म्यू 0/4 पाई इंटू m वेक्टर/r क्यूब, ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर लूप में n टर्न्स होते तो मैं बता ही चुका हूँ, NIA लिखते हैं, I इंटू ए की जगह NIA। और दूसरा, टॉर्क कितना हो जाएगा ऐसे केसेस में, टॉर्क हो जाएगा MB साइन थीटा की जगह, देखो टॉर्क होता है M×B, टॉर्क होता है M×B। M की जगह M×B में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, MB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा MB साइन थीटा। और M कितना होगा, एक टर्न के लिए तो I है, और n टर्न्स के लिए, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह भी स्टार्ट करने हैं, बट उससे पहले आज तो नहीं हो पाएंगे वो, आज तो इतना ही हो पाएगा। इसे नोट करना शुरू कर दो, हो जाओ शुरू।
जाना नहीं, नोट करके जाना है पूरा। चलो एक काम करो, सिर्फ़ यहाँ तक नोट कर लो, उतना तो मैं लिखवा दूँगा नेक्स्ट टाइम पे, यहाँ तक ज़रूर कंप्लीट कर लो। यहाँ तक की तो फ़ोटो ले लो, बाकी फिर मैं मंडे को उतना पॉइंट लिखवा ही दूँगा आपको, ठीक है? यहाँ तक का लिख लो पूरा। चलो, अब आपको जो टेस्ट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट और उसके बाद वापस से हम लोग रिज़्यूम करते हैं। अ, एमईसी वाला पार्ट मंडे से वापस रिज़्यूम करते हैं और इसमें हम लोग फिर बिगिनर बॉक्स 6 के क्वेश्चंस, थ्योरी हो गई है ऑलमोस्ट, और कुछ क्वेश्चन है मैं बताऊँगा, वो स्टार्ट करेंगे अब। चलो फिर आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।